नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। देश में लॉकडाउन 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है और ये देशबंदी का चौथा फेज है जो आज से शुरू हो रहा है और आज और 31 मई को ये खत्म होने वाला है। तो लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए और उसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। तो 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 शुरू हो रहा है आज से और इसके पहले अब 31 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन शुरू जो चौथा फेज शुरू हो रहा है, इसमें कई सारी रियायतें रहेंगी, कई दुकानें इसमें खुलेंगी और सबसे खास बात है कि जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन है ये राज्यों को तय करने का अधिकार दिया गया है। तो बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इसके चलते कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, ये सब बताया गया है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इस दौरान मेट्रो सेवाओं को इजाजत नहीं रहेगी। तो इसी के साथ स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं भी बंद रहेंगी। यहाँ पर ऑनलाइन तैयारी की बात सामने आ रही है। होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन आप रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो क्या खुला, क्या बंद रहा, ये भी आपको बता दें। जहां पर स्टेडियम खुलेगा बिना दर्शक के, सिनेमा हॉल, होटल, बार, दुकान में 5 लोग ही ये बंद रहेंगे लेकिन दुकान में सिर्फ 5 लोग ही रहेंगे। और साथ ही मिठाई की दुकान खुलेंगी, इसकी होम डिलीवरी होंगी लेकिन आप दुकान में जा नहीं सकते हैं और धार्मिक जो स्थल हैं वो बंद रहेंगे। तो रेस्टोरेंट से आप होम डिलीवरी ले सकते हैं। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। लॉकडाउन 4 की हम ये स्थिति आपको बता रहे हैं जहां पर शादी समारोह में मात्र 50 लोग शामिल हो सकते हैं और राजनीतिक आयोजन पूरी तरीके से बंद रहेंगे। स्टेडियम खुलेंगे लेकिन बिना दर्शक के, सिनेमा हॉल, होटल, बार ये सभी बंद रहेंगे और दुकान में 5 लोग ही रह सकते हैं। विमान, रेल, मेट्रो सेवाएं आपको नहीं मिलेंगी। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। तो वहीं मिठाई की दुकान से होम डिलीवरी होगी। लॉकडाउन 4 में कहां-कहां राहत नहीं है वो भी आपको बताते हैं। देश के 30 म्युनिसिपल इलाकों में 80% कोरोना केस पाए गए हैं। 12 राज्यों में 30 म्युनिसिपल इलाकों की पहचान की गई है और इनमें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, मेरठ, इंदौर, भोपाल, बृहन्मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, पालघर, सोलापुर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, कोलकाता, हावड़ा, बरहमपुर, ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, अरियालूर, कुन्नूर, विल्लुपुरम, ये 30 म्युनिसिपल इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन 4 के जो रियायतें हैं यहां पर नहीं होंगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कब कब लॉकडाउन का विस्तार किया गया। 24 मार्च से पहला लॉकडाउन लगा और ये 21 दिनों का लॉकडाउन था। तो वहीं 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हुई, 19 दिन का लॉकडाउन था। 4 मई से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई, 14 दिन का लॉकडाउन था और 18 मई यानी कि आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो रही है और ये लॉकडाउन 14 दिनों का है। और इसी के साथ एमएचए का सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। कंटेनमेंट जोन के बीच आवाजाही की मंजूरी नहीं। एमएचए का कहना है आवश्यक गतिविधियों के मेडिकल सेवाओं को मंजूरी दी गई है। पाबंदियों में राज्य ढील नहीं दे सकती है। तो एमएचए ने साफ कर दिया है क्योंकि लॉकडाउन 4 में जिस तरीके से रियायतें दी जा रही हैं वो उन इलाकों के लिए है जो कि ग्रीन जोन में आते हैं और एमएचए का सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। कंटेनमेंट जोन के बीच आवाजाही की मंजूरी नहीं है। आवश्यक गतिविधियों, मेडिकल सेवाओं को मंजूरी सिर्फ दी गई है और पाबंदियों में राज्य ढील नहीं दे सकते हैं।
तो एमएचए ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि जो कंटेनमेंट एरिया है वहां पर लॉकडाउन 4 की जो रियायतें हैं वो वहां पर ढील नहीं दे सकते हैं। सिर्फ जरूरी जो चीजें होंगी, जरूरी गतिविधियां होंगी, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हो, चाहे वो ग्रोसरी से, सिर्फ वही चीजें आपको मिल पाएंगी। और उसके अलावा बाकी जो रियायतें अन्य जिलों में होंगी, अन्य शहरों में होंगी जो कंटेनमेंट एरिया नहीं है, ऐसी कोई भी रियायतें कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी। तो पाबंदियों में राज्य ढील नहीं दे सकते। कटनी में कल संत देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी का देहांत हो गया और दत्ता जी ने अंतिम सांस धाम कॉलोनी में अपने निजी निवास में ली। दत्ता जी के देहांत की जानकारी जैसे जैसे लोगों को मिली, लोग दत्ता धाम पहुंचने लगे। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, अर्चना चिटनीस ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं बीजेपी विधायक संजय पाठक ने जानकारी दी कि आज दत्ता जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं संत प्रभाकर शास्त्री के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शोक जताया। गोपाल भार्गव और पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी दत्ता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कष्टों और कठिनाइयों में दिशा दिखाने वाले, सहारा देने वाले दत्ता जी का, परम श्रद्धेय संत दत्ता जी का देवलोक गमन हो गया। उनका भौतिक शरीर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से एक गुरु के रूप में वो कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में ही है। बहुत दुखद क्षण, पूज्य दत्ता के निधन की सूचना मिलना, मन आहत, मर्मांतक पीड़ा देने वाला क्षण। दत्ता जी एक ऐसे सहज और सरल संत थे जिन्होंने गृहस्थ में रहकर भी कैसे अपने जीवन में ब्रह्मत्व को पाया जा सकता है, ये मार्ग उन्होंने आम जन को बताया। जिनको हम प्रेम और स्नेह से दत्ता जी के नाम से पुकारते थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। लगभग 6 दशक से ज़्यादा वक्त उन्होंने सनातन धर्म की सेवा में, हिंदू धर्म की सेवा में, लोगों में धार्मिक भावना की वृत्ति बढ़े, धर्म के प्रति लोगों की आसक्ति और जागरूकता बढ़े, इसमें उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया। पूज्य गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी, लेकिन सभी के दत्ता जी अब इस संसार में नहीं रहे। लाखों लोगों को पार्थिव शिवलिंग निर्माण के माध्यम से धर्मपरायण बनाने वाले पूज्य दत्ता जी ने ना जाने कितने लोगों को सद्मार्ग की ओर प्रेरित किया। अपने शिष्यों में तो वो प्रिय थे ही, लेकिन लाखों लोग उन्हें जानने वाले, उन्हें अपना मानते थे। सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे दत्ता जी। विधि का विधान है, अब इस संसार में वो नहीं है। इस धरती के श्रेष्ठतम महानतम संतों में से एक गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी ने, हम सभी पूज्य गुरुदेव के नाम से कहते थे, सभी लोग प्यार से उन्हें दत्ता जी कह के बुलाया करते थे। दत्ता जी शाम 8:30 बजे रात्रि अपने शरीर को त्याग दिया है। मेरा ऐसा मानना है, संत कभी ख़त्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, उनका अंत नहीं होता। संत तो सदैव सदैव रहते हैं। आज उनने केवल अपनी देह त्यागी है। दोपहर में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक ऐसे संत के रूप में जिनकी सरलता, सहजता हर दुखी व्यक्ति के लिए एक उचित मार्गदर्शन, और ऐसा मार्गदर्शन जो खुद उस इंसान के लिए आत्मबल बन जाए। न जाने कितने लोगों को कितने कष्टों से उनके वचनों ने उबारा है। और मैं स्वयं का अनुभव बताऊं कि मैंने हर कठिन परिस्थितियों में जब भी दत्ता से परामर्श लिया और दत्ता ने जब आशीर्वाद दिया, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में
मैं सफलता की तरफ बढ़ा हूँ। गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी का निधन, पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने श्रद्धांजलि दी। अध्यात्म एवं सनातन धर्म के प्रति समर्पित रहे दत्ता जी, मेरे और कांग्रेस परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने दत्ता जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एवं सनातन धर्म के प्रति समर्पित करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले परम श्रद्धेय दत्ता जी के चरणों में मेरी एवं कांग्रेस परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि। भोपाल से खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दत्ता जी के निधन पर दुख जताया। दत्ता जी के देवलोक गमन की खबर अत्यंत दुखद है। वे एक पुण्य आत्मा थे, दुनिया को सही राह दिखाने वाले थे। सही राह दिखाने वाले दत्ता जी श्रद्धेय, अपने आदर्श और सत्कर्म से सदैव अमर रहेंगे। दत्ता जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। इंदौर में कोरोना के 95 नए केस सामने आए हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2565 हो गई है। अब तक 101 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं। बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 95 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब यहां पर 2565 हो गई है। अब तक 101 यानी कि 100 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग मरीज यहां पर ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। तो खबर इंदौर से कोरोना अपडेट, जहां पर अब 95 नए केस फिर से सामने आए हैं। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में 95 नए केस पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है और इसके बाद से अब यहां पर जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़कर 2565 पहुंच गया है। साथ ही यहां पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। 1000 से ज्यादा मरीज यहां पर ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। और ये एक राहत वाली बात ये कह सकते हैं कि लोग बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन कई अब इलाके जो अभी तक कंटेनमेंट एरिया जोन में नहीं थे वो फिर से उस जोन में आ रहे हैं। तो उज्जैन में कोरोना के 12 नए केस सामने आए हैं और वहीं जिले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 48 हो गया है। संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 341 हो गई है। 12 नए केस में 8 बड़े नगर के जबकि 2 महिदपुर के सामने आए हैं। तो ग्वालियर में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जीआरएमसी की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 71 पहुंची है। 20 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 50 मरीजों का जयरोग अस्पताल में इलाज जारी है। 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। तो कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर है। एमपी में कोरोना के 5200 पार केस हो चुके हैं। जी हां, 2000 से ज्यादा मरीज यहां पर रिकवर होकर अपने घर गए हैं। इंदौर में 2500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, पॉजिटिव केस हैं। भोपाल की बात करेंगे जहां पर 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केस देखे गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर जो मरीज हैं वो रिकवर भी हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल केस हैं 5212, एक्टिव केस की संख्या 2472 है, ठीक हुए हैं 2489 और मृत्यु दर की बात करेंगे तो 251 मध्य प्रदेश में कुल कोरोना से मौत हो चुकी है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम दिन महासमुंद कलेक्टर ने लॉकडाउन 4 को लेकर नया आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने लॉकडाउन की तिथि को आगे बढ़ाते हुए 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का नया आदेश जारी किया और इसके साथ ही लॉकडाउन के चौथे चरण में ग्रीन जोन में बने महासमुंद जिले को काफी छूट मिली है। महासमुंद जिले में अब लगभग सभी प्रकार की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है। 18 मई से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। केवल मेडिकल की दुकानों को ही सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खोला जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक सप्ताह में शुक्रवार को रात 11 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान यातायात की सभी सार्वजनिक सुविधाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। तंबाकू गुटखा की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।
अब आपको बताते हैं देश में कोरोना का अपडेट। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल संख्या 90,000 के पार हो चुकी है। देश में कोरोना से 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 34,109 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर गए। महाराष्ट्र में 30,706 पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 1,135 यहां पर मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली में कोरोना के 9,333 मामले सामने आए हैं। 129 मरीजों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना के 10,988 मरीज पॉजिटिव आए हैं, जहां पर 625 लोगों की मौत हो चुकी है। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में 6 और नए मरीज कोरोना के मिले हैं। पॉजिटिव मरीज मिले हैं 5 जांजगीर और सरगुजा में 1 नए मरीज की पुष्टि हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33 हुई है। कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या यहां पर 91 हो गई है। 91 में से 59 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। रविवार को महज 10 घंटे में 25 नए मामले फिर से सामने आए हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, छत्तीसगढ़ में 6 नए मरीज फिर से मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, पूरी जानकारी दें। देखिए, कल रविवार का दिन कोविड-19 और छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद और सबसे खराब माना जाएगा, क्योंकि एक दिन में नहीं रेनू, महज 10 घंटे के भीतर 25 नए मरीजों के मिलने से खलबली मच गई, हड़कंप मच गया, जिसमें बालोद जिले में 9, बलौदाबाजार जो नया जिला है जहां तक अभी संक्रमण नहीं पहुंचा था वहां 6 मरीज, कवर्धा में 2, राजिम ये भी एक नया जिला है, गरियाबंद उसके क्षेत्र राजिम में 1, जांजगीर में फिर कल 6 और सरगुजा जो अभी तक अछूता था संक्रमण से वहां भी 1 नए मरीज की पुष्टि हुई है। ये बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे रीनू, जो अंदेशा जताया जा रहा था कि जैसे जैसे प्रदेश में आवागमन बढ़ेगी, मतलब जो श्रमिक या प्रवासी मजदूर है उनके आने का सिलसिला शुरू होगा तो संख्याएं निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और यही वजह है कि एक दिन में 25 मामले सामने आए हैं और अब जो कुल जो आंकड़े हैं वो पॉजिटिव मरीजों की वो 92 तक पहुंच गए। हालांकि इनमें से जो 59 है वो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 33 है, लेकिन आने वाला समय और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अभी भी दिनों 1 लाख से अधिक जो श्रमिक है उनके छत्तीसगढ़ वापसी होना है और साथ ही साथ जो दीगर राज्यों के जो प्रवासी मजदूर है उनके भी आने का सिलसिला लगातार जारी है और सामने बारिश का मौसम है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इन तमाम स्थितियों से निपटा जाएगा, कैसे इस संक्रमण पे लगाम लगाया जाएगा और छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त राज्य बनाया जाएगा। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन अपडेट आपको दे दें। 1,808 नए लोगों को यहां पर होम क्वारंटाइन किया गया है। प्रदेश में 36,629 लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं। प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर्स की कुल संख्या 150 हो गई है। सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में 548 क्वारंटाइन किए गए हैं और जैसा कि लोग आ जा रहे हैं, जो मजदूरों का आना जाना जारी है, इसके चलते भी श्रमिकों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस वजह से संख्या लगातार बढ़ रही है। क्वारंटाइन सेंटर में 548 जो लोग हैं क्वारंटाइन किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच की संख्या 34,000 के पार है और अब तक 34,633 संदिग्धों की जांच हुई है। 32,721 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 92 हो गई है। 1,826 संदिग्धों की जांच अभी जारी है। कैबिनेट सचिव के सभी राज्यों से बैठक। जांच ज्यादा संख्या में श्रमिक एक्सप्रेस चलाने में मांगा सहयोग। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने दिया भरोसा, राज्यों की मंजूरी पर चलेंगे ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस। डीएम और एसपी को श्रमिकों की मिले जिम्मेदारी, तो केंद्र का कहना है। और इसी तरीके से श्रमिकों को लाने की कवायद लगातार चल रही है। कैबिनेट सचिव की बैठक में राज्यों से ज्यादा संख्या में श्रमिक एक्सप्रेस चलाने में सहयोग मांगा गया है। डब्ल्यूएचओ की बैठक में चीन पर निशाना साधा गया। जांच को लेकर 62 देशों के प्रस्ताव में भारत शामिल है। सोमवार को डब्ल्यूएचओ की आम सभा हुई। कोरोना का संक्रमण इंसानों में फैलने की जांच की मांग की गई। चीन का नाम लिए बिना प्रस्ताव रखा जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां डब्ल्यूएचओ की बैठक में चीन पर निशाना साधा जा रहा है। जांच को लेकर 62 देशों के प्रस्ताव में भारत भी शामिल है और इसी के साथ सोमवार को डब्ल्यूएचओ की आम सभा होने वाली है, यानी कि आज आम सभा होगी। डब्ल्यूएचओ की बैठक में चीन पर निशाना साधा गया।
तो चीन का नाम लिए बिना प्रस्ताव रखा जाएगा। WHO की बैठक में चीन पर निशाना साधा गया और होने वाली बैठक में चीन का नाम लिए बिना ही प्रस्ताव रखा जाएगा। गरियाबंद जिले में कोरोना का पहला केस सामने आया है और रायपुर एम्स ने इसकी पुष्टि की है। मरीज के पॉजिटिव होने की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। तत्काल मरीज को रायपुर एम्स रवाना किया गया और साथ ही उसके परिवार को आइसोलेट भी कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। कंटेनमेंट जोन घोषित कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक छात्रा 29 अप्रैल को कोटा से लौटी थी और पहले उन्हें 6 दिन कवर्धा क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। उसके बाद 5 मई से छात्रा घर पर ही क्वारंटाइन में थी। छात्रा का जो सैंपल पॉजिटिव आया तो अभी सबसे पहले कि उसकी हम जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो करवाएंगे। उसमें सबसे पहले प्राइमरी कॉन्टैक्ट उससे जिसके साथ वो मिली है उनका पता करवाएंगे। उसके बाद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, उसके बाद हमारी तैयारी होगी अपने को कंटेनमेंट जोन पहले डिक्लेयर करना है। तो हम कोशिश करेंगे जितना हमारे कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर सकें उस हिसाब से हम पूरा अपना कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर करके वहाँ पे फिर हम स्ट्रिक्टली वहाँ पे आना जाना को वहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करेंगे। अभी तक तो यही तैयारी है, बट पहला हमारा उद्देश्य यही है कि अभी अपने को पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अच्छे से करें। परिवार वालों को अलग कहीं हाँ, जो उनके परिवार वाले उनका सैंपल लिया जाएगा, उनको पृथक से जो हमारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पे रखा जाएगा। कवर्धा जिले में कोरोना के 2 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एम्स रायपुर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पॉजिटिव पाए गए मरीज मजदूर हैं जो महाराष्ट्र से लौटे थे, जिनमें एक 75 साल का बुजुर्ग महिला भी शामिल है जो हाल ही में नागपुर से आई थी। वहीं दूसरा युवक है जो मुंबई से लौटा था। इन्हें राहत शिविर में रखा गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।